हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 2 हमारा प्रारंभ हो रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक उनके विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे हैं और सब पर आपका एक एक करके उनकी आपका बात कर रहे थे। अभी हमने आपका चैप्टर को पढ़ा, आधा आपका चैप्टर को हम लोग इसमें आपका देख लिया था और उसके साथ ही हम लोगों ने क्या किया, इसमें जो आपके शॉर्ट नोट थे, आपके प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और आपके सर्विस सेक्टर, आपका इन सभी को हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से आपका देख चुके थे। अब से जो है हम लोग इसके आपका डायग्राम के विषय में आज इससे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, भारत के प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले हमको आपके सारणी दी गई है, आलेख दिया गया है। इस आलेख को एक एक करके हम लोग इस पे बात कर लेते हैं और बात कर कर हम लोग इसको आलेख को एक एक करके अच्छे से देखेंगे और इस पर हम लोग आपका गौर करेंगे। तो सभी बच्चों को ध्यान देना है सारणी पर, आलेख पर और आपको देखना है इन सब पर। ठीक है, चलिए ध्यान देते रहिए आप लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे भारत में प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्रक। अगर इसी में हम लोग अच्छे से आपका बात करेंगे तो इसमें दिखाई देगा कि तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं को दिखाता है। यह 2 वर्ष में 1973, 74 और 2000 आपके 13-14 के उत्पादन को दिखाता है। कौन से प्रोडक्शन को दिखा रहा है? 2 ईयर का आपका प्रोडक्शन लिया है इन्होंने। इन दोनों ईयर का जो आपका प्रोडक्शन है उसको दिखाता है। हमने इन दोनों वर्षों में आंकड़ों का उपयोग किया है क्योंकि यह आंकड़े तुलनीय और आपके प्रमाणिक है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि, कितनी समृद्धि है। अब देखिए दोनों का टोटल हम लोगों ने दिया है, प्राथमिक क्षेत्र को इस कलर से, द्वितीय क्षेत्र को इस कलर से और तृतीय क्षेत्र को। सबसे पहले आप 1973 और आपके 74 के बीच का जो समय है आप उसको देखिए कि हमारी नेट वर्थ क्या रही थी। तो इसको आप ग्राफ आप इसका देख सकते हैं कि कहाँ तक इसका आपका इंक्रीज हो रहा है और इस वाले ग्राफ को आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ तक है ये। तो इन दोनों का आपस में आप लोग वेरिएशन करके इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से इनमें एक एक करके सारी चीज़ों पर अपना बात कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी रहती है कि आपको समझ नहीं आती है तो आप बच्चों पूछते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आप लोग बात करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ है उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व, बढ़ता महत्व, कि जितना भी उत्पादन हो रहा है इसमें जो आपका टर्सरी क्षेत्र है इसका जो महत्व है वो आपका निरंतर क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। ये आपको देखना चाहिए। जैसे अगर आप इस पर गौर करेंगे बच्चों तो देखिए ये आपका प्राथमिक हुआ, ये आपका द्वितीयक हुआ और तृतीयक का देखिए कहाँ तक गया है इसका ग्राफ, यानी कि तृतीय क्षेत्र इस क्षेत्र में सर्वाधिक आपका विकास कर रहा है। अब देखिए वर्ष 1973, 74 और 2000 आपके 13-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि हुई है परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिमाणतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रों को प्रतिस्थापित करके हुई द्वितीय क्षेत्र में बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इसके कई कारण हो सकते हैं। कह रहे हैं कि इसके क्या हो सकते हैं, कई कारण जो है आपके हो सकते हैं। प्रथम, किसी भी देश के अनेक सेवाओं जैसे शिक्षा, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, डाक, तार, थाना सेवा, कचहरी, ग्रामीण प्रशासन कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवा माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। कह रहे कि इनका सबका मैनेजमेंट करना, इन सबके प्रबंधन करना, जो आपके विकासशील जो आपकी कंट्री हैं इनकी जिम्मेदारी कौन उठाती है? तो इनकी जिम्मेदारी उठाती है आपका सरकार उठाती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। द्वितीय, कृषि एवं उद्योग के विकास से
परिवहन, व्यापार, भंडार जैसी सेवाओं का विकास होता रहा है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी अधिक होगी। कह रहे कि जितना आपका प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का मांग अधिक होगी, ये चीजें कैसी होंगी, उतनी अधिक आपकी बढ़ती चली जाएंगी। अब देखिए, तृतीयक, जैसे जैसे आय बढ़ेगी, कुछ लोग अन्य सेवा जैसे रेस्टोरेंट होता है, जैसे कि रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों, विशेषकर बड़े आपके नगरों में इसे धुंध परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं। कह रहे कि आप इन चीजों को चेंजिंग के रूप में बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से चेंज है। चतुर्थ, विगत आपके दशकों में सूचना और आपका संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और आपके प्रसारों के जो कारण हैं, हम उनकी आपकी चर्चा करेंगे कि ये सब चीजें क्या हैं, किस तरह से हो रही हैं, और हम लोग क्या करेंगे, इनकी सबकी आपकी चर्चा करेंगे। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र के सभी सेवा के रूप में समृद्धि नहीं होती रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। कह रहे कि ऐसा नहीं है कि इनमें केवल आपकी समृद्धि नहीं होती रही है, बल्कि जो हमारा सर्विस सेक्टर रहा है, इस सर्विस सेक्टर ने लोगों को क्या किया है, आपके कई तरह से आपके प्लानिंग की है और इन सबको देखा है। ठीक है, एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यधिक कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकान, मरम्मत कार्यों जैसे परिवहन सेवा में लगे हैं। वे लोग बड़ी बड़ी कुशलता से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और इन सेवाओं के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण वह सेवा क्षेत्र के केवल कुछ ही भागों का महत्व आपका बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ोगे। अब देखिए, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। कह रहे कि अधिकांश लोग कहाँ पर लगे हुए हैं, इन सबको देखते हैं। आलेख 2 3 क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है कि आप 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। कह रहे कि जो 40 साल में जो आपकी चीजें बदली हैं, आप उनको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ठीक, आप कह रहे हैं कैसे देख सकते हैं। भारत के संदर्भ में उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, तो फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ। कह रहे कि अगर आप लोग जीडीपी में देखोगे कि आपको परिवर्तन देखने के लिए मिला है, लेकिन चाहे हमारा प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे आपका टर्सरी हो, इन तीनों के जो आपके रोजगार में आपको कोई परिवर्तन हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। वर्ष 1970-78 एवं 2017-18 और वर्ष 2003 में क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में बड़ा हिस्सा नियोजित है, और कह रहे हैं कि आज ही क्या है, बड़े क्षेत्र में ये सारी चीजें आपकी नियोजित है। प्राथमिक क्षेत्रकों से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। तृतीयक क्षेत्र पर यह भी बात लागू होती है कि सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से कम वृद्धि हुई। कैसे हुई? 5 गुना से कैसे हुई आपकी कम वृद्धि हुई? परिमाणतः देश के आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का 1/6 भाग इसकी तुलना में द्वितीयक और आपका तृतीयक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा बाकी है। परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? बताइए, क्या ऐसा है कि जितना भी जो आपके श्रमिक लगे हैं, वो अपनी उत्पादन क्षमता से कम आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं? हाँ या ना? कह रहे हैं कि इसका अर्थ यह है
क्या है इसका अर्थ कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। अर्थात यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो सभी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। कह रहे कि जो आपके कृषि क्षेत्र में लोग लगे हैं उसमें क्या है, आपको अल्प बेरोजगारी मिलेगी, यानी कि कुछ समय के लिए लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। यानी कि वर्ष भर में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब उनको कृषि में क्या नहीं मिलता, आपका रोजगार नहीं मिलता। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है। देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं लक्ष्मी का और कह रहे हैं कि इसके पास कैसी है, 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि, यानी पर जिस पर सिंचाई नहीं होती, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार अरहर जैसी फसलें उपजाती है। इसके परिवार के 5 सदस्य उसी भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहे हैं, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका उनका श्रम प्रयास विभाजन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। देखिए यानी कि वर्किंग सब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को 100% आपका रोजगार मिलना है, पूर्णतः वो उस पर डिपेंडेंट हो। यह है अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। कैसी स्थिति है ये आपका, ध्यान देना है, ये आपका आपका बेरोजगारी की स्थिति है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसी स्थिति है, अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है कि अल्प बेरोजगारी की स्थिति क्या होती है, क्या आपकी चीजें हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इनको देखकर चलेंगे तो मैं मानता हूं कि सारी चीजें बड़ी सही हो जाएंगी और ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको समझना है। आप इनको बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हो और बहुत अच्छे से इनको देख भी सकते हो कि आपका किस प्रकार कार्य श्रमित रूप में हो रहा है और कैसे नियमित रूप से काम चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए कि जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, इस प्रकार में अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसे अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई। यानी कि अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, दोनों एक ही मीनिंग है। क्लियर है? छिपी हुई मतलब अब देखिए एग्रीकल्चर में जब व्यक्ति आपका वर्ष भर काम कर रहा है तो कुछ महीने उसको काम नहीं मिलता, तो आप क्या कहेंगे कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा, वो आपका क्या है, बेरोजगार है? नहीं, ये आपको देखना होगा कि कौन सा महीना ऐसा है जहां उसको वर्ष भर क्या नहीं मिल रहा आपका, कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा। तो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्या आ जाएंगी, आपको समझ आएंगी। क्लियर है? और इस तरह से ये सारी चीजें आपकी साफ हो जाएंगी। चलिए आगे देखिए थोड़ा सा, क्योंकि उन लोगों की बेरोजगारी उनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है। खुली बेरोजगारी, इसीलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। और कह रहे हैं ये लोग कैसे बैठे हैं, बेकार बैठे हुए हैं, अलग से हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको खुली बोल दिया, इसलिए इसको आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न मतलब छुपी हुई। ठीक है, आगे बढ़िए। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी खुशराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के एक या एक से दो या दो सदस्यों को भाड़े पर लेता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूर द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है, चूंकि आपको छोटे भूखंडों पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है। अतः 2 लोगों चलने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए एग्जाम्पल में 2 सदस्य किसी कारखानों में काम करने के लिए जा सकते हैं, फिर एक बार परिवार में कमाई की वृद्धि होगी तो वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन कर पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि अगर हम लोग 2 सदस्यों का एग्जाम्पल लेते हैं, जो व्यक्ति कारखानों में काम कर रहे हैं, अगर कहीं वो काम करेंगे तो उनकी क्या होगा, आजीविका में वृद्धि होगी। आजीविका वृद्धि मतलब उनकी आय बढ़ेगी।
और अगर उनकी आय बढ़ती है तो आय बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उनके परिवार की समृद्धि बढ़ेगी, और समृद्धि बढ़ेगी तो अपनी चीजों में क्या होगा, उनका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक थोड़ी चीजों में बढ़ जाए, क्योंकि वो फिर अपनी भूमि में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कुछ उनको प्रॉफिट होगा। अब देखिए, भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करा दें तो वे कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, जमीन भी है, उत्पादन भी नहीं हो रहा है, प्रयास भी किया जा रहा है और प्रोडक्शन जीरो आ जाता है या कम आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि हम लोग क्या करें कि ऐसे लोगों को हम लोग कहाँ लगा दें, कहीं ऐसी जगह लगा दें जहाँ रोजगार निश्चित हो। और अगर हम लोग उनको ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ रोजगार सुनिश्चित है, तो क्या होगा, जो हमारी एग्रीकल्चर पर जो आपका बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा, और कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। और कह रहा है कि लोगों की जो आय है उस आय में, कुल आय में क्या हो जाएगा, लोगों की वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे आपके प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत जैसे रोजगार करते हैं। कुछ लोग असुविधाजनक विषय काम करते हैं, उनमें से कई रोजाना काम नहीं कर पाते। इस प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं, पर जहां वे पूरा दिन बिताते हैं परंतु बहुत काम कम पाते हैं। अब देखिए, काम तो पूरा बिताएंगे लेकिन उनको क्या मिलेगी, जो वेतन, मजदूरी या झाड़ी है वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। वे यह काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। क्या नहीं है कोई उनके पास आपका, जो बेहतर अवसर हैं, जो बेहतर काम है वो उनके पास आपका नहीं है। ये चीजें हम लोगों को देखनी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। आगे देखिए थोड़ा सा, और इसको ध्यान रखिए। अतिरिक्त रोजगार का कैसे सर्जन हो, कह रहे कि हम ऐसा क्या करें कि हमको एडिशनल कुछ हमारा कुछ हो जाए, कुछ रोजगार आपको मिल जाए अतिरिक्त, जिससे क्या हो सके, जो हमारी जीवन या याचिका है उसमें अच्छा चल सके, आजीविका हमारी सही हो सके। इन सभी को हम लोगों को आपका देखना है, और ये कब होगा, ये थोड़ा सा हम लोगों को आपका गौर करने की जरूरत है। आइए देखते हैं और इस पर हम लोग उपयुक्त रूप से आपकी चर्चा करते हैं। उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर आसिंचित भूखंडों को उदाहरण लेते हैं और परिवार भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकती है। अब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने के लिए सक्षम नहीं होगी और रबी की मौसम दूसरी फसलों गेहूं उपजाती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों यानी कि बीज डालने, पानी देने, कटाई करने में लगते तक रोजगार प्रदान करती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को जमीन पर रोजगार मिलता है। अब मान लेते हैं कि कई खेतों में सिंचाई के लिए नए बांध का निर्माण किया गया, एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर क्या हो गए आपके सर्जित हो जाते हैं और अल्प बेरोजगारी की समस्या भी अपने आप कम हो जाती है। यानी कि उस कृषि जैसे जो जहाँ पर आपका कृषि के लिए जो आपका सिंचाई की सुविधा पर्याप्त नहीं थी, अगर वहाँ कुछ सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि जहाँ पर सिंचाई की चीजें उपलब्ध हो जाएं, तो कृषि का उत्पादन आपका बढ़ सकता है और जो लोग आपके बेरोजगार हैं वो उसमें कार्य कर कर अपनी रोजगार क्या है, सृजक जो है उत्पादक कर सकते हैं और उसमें अपना काम देख सकते हैं। ये हमको थोड़ा सा इसमें आपका देखना चाहिए। अब देखिए, मान लेते हैं कि लक्ष्मी और एक दूसरे किसान की पहले की तुलना में अधिक उत्पन्न करते हैं, उन्हें
कुछ उत्पादन बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद निजी शहर में, नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता होती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। बस इस तरीके से लक्ष्मी के अनेक किसान उन्हें अपनी पानी की सुविधा उपलब्ध है। अब कह रहे हैं कि जो छोटे बाप के ट्रक होते हैं वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और जो पानी की सुविधा है वो आपकी उपलब्ध हो जाती है। फसलों की उपज और विक्रेता कर सकते हैं कि इससे कार्य केवल किसानों के ही उत्पादक रोजगार को उपलब्ध नहीं होते, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों में रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, लक्ष्मी की खेत की जरूरत केवल पानी तक सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसको बीज, उर्वरक, कृषिगत उपकरण और पानी निकालने के लिए पंप सेट की जरूरत होती है। एक निर्धन किसान होने के कारण ये सभी चीजों पर खर्चा नहीं कर सकती, इसलिए साहूकार से पैसा उधार लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना होगा। स्थानीय बैंक उच्च ब्याज दर पर तो उसे साख मतलब ऋण प्रदान करता है, तो वह सभी चीजों के लिए उचित समय पर खरीदने पर अपनी भूमि पर खेती करने के लिए सक्षम होगी। तात्पर्य है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों की सस्ते कृषि साख को आपका प्रदान करने की भी आपकी क्या है, आपकी जरूरत है। हम अध्याय 4 में मुद्रा और साख से कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन आपका कर सकते हैं। ठीक, ये हमको देखना है। अब देखिए, सबसे पहले आप इस व्यक्ति को देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई आपका व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पास जमीन है, लेकिन जमीन के साथ उसको खेती करने के लिए सिंचाई, बीज और कुछ आपकी मशीनरी, इन सब की आपको आवश्यकता पड़ती है। और इन सब के लिए जो आपका गरीब लोग हैं वो कैसे खेती कर पाएंगे? उन लोगों को पैसा आपका लेना पड़ेगा। पैसे के दो मीडियम हैं, चाहे वो सरकार से लें यानी कि बैंक के माध्यम से उठाएं या फिर साहूकारों से। अगर वो साहूकारों से उठाते हैं तो उनकी जो ब्याज दर है वो कैसी होती है? बहुत ऊंची होती है। और ब्याज दर बहुत ऊंची होने के साथ साथ क्या होता है कि उसको चुका पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि जो बैंक ही होते हैं, बैंक की चीजें आसानी से नहीं मिलती, लेकिन अगर मिल जाए तो सारी चीजें आपके समय पर हो जाती हैं। आपके सामने चित्र दिखाया गया है, गन्ने के रस से आपका गुड़ किस तरह से तैयार होता है उसको हम लोगों को हमारे सामने दिखाया गया है। देखिए, इस तरह से गुड़ बनकर आपका तैयार होता है। तो देखिए, आप दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसे करके ये 3 आपके बड़े बड़े आपका स्पेस होते हैं। एक यहाँ और होता है इसके बगल में, पहले वहाँ रस आता है, फिल्टर होता है, फिर इसको यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका गर्म किया जाता है और इसको टॉप हीटिंग पॉइंट पर इसको मेल्ट करते हैं। फिर ये आपका बहुत अच्छी तरह से दूध की तरह उबलता है। फिर उसके बाद जब उसको लगता है कि हाई टेम्परेचर हो गया, फिर उसको इस चाशनी में गिरा जाता है, ठंडा कर कर इस तरह से आपका गुड़ बनाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना है और इनको आपको जानना होगा। ठीक, चलिए अब देखिए, हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करें और उनको बढ़ावा दें जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और टमाटर दलहन फसलें उपजाने का निर्णय लेते हैं। इनका वसूली और प्रसंस्करण यानी कि इनकी आपके प्रोसेसिंग के लिए शहरों के आपके विक्रेताओं के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। शीत भंडार गिरोह खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों को भंडार कर अच्छी कीमत पर बेच सकें। उन क्षेत्रों के निकटवर्ती शहरों और शहर संग्राहक क्षेत्रों में शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसान वन प्राप्त शहद बेच सकते हैं। सब्जियां और कृषिगत उत्पाद जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, मटर फसल इत्यादि
जिसके बाहरी बाजारों में बेचा जा सकता है, के लिए प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सकती है। यह अर्थ ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति उद्योग के रोजगार का प्रदान करती है। ठीक है, कैसे करती है? लोगों का जो रोजगार है वो आपका प्रदान करती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ष की आयु की है? इनमें से 51% भाग ही विद्यालय जाते हैं। शेष खासकर 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, या तो वे घर रहते हैं या फिर उन पे अधिकतर बाल श्रमिकों के रूप में काम करते हैं। ये बच्चे भी विद्यालय जाने के लिए तो हैं, लेकिन अधिक भवन, अध्यापकों और अन्य कर्मचारी की आवश्यकता होगी। योजना आयोग पूर्व वर्तमान नीति आयोग के द्वारा एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। कह रहे कि अकेला ऐसा ही नीति आयोग ये बोलता है कि अकेले 20 लाख रोजगार तो हम कहाँ दे सकते हैं? एजुकेशन सेक्टर में ही दे सकते हैं। इस प्रकार यदि हम स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करें तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलू के विचार कर पाने में सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में कुछ आपकी चर्चा करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? अध्याय 1 में उनकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए इनको भी हम लोग देखेंगे कैसे। ये सिंपली आपको बता रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और एजुकेशन बताया कि कैसे आपका ड्रॉपिंग केस है कि भारत में 51% लोग ऐसे हैं 5 से 29 वर्ष के बीच जो क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन जो है नहीं कंप्लीट कर पाते, यानी कि बीच में ही वो क्या कर देते हैं, अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये चीजें होती हैं। तो बच्चों, हम लोगों को इन सारी चीजों को आपका देखना चाहिए कि आपका अल्प बेरोजगारी, आपका बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी खुली कैसी है, कैसे लोग आपका कृषि में अपने आप को रोजगार के रूप में पर्याप्त नहीं समझते, कैसे उनके सामने समस्याएं हैं। इन सारी चीजों को हम लोगों ने अपने इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ा और उनको जानने का प्रयास किया, और साथ में उनके समाधान की बातों को भी खोजा। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे। कोई भी आपको डाउट बनता है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को जरूर पूछेंगे। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका कोई प्रश्न है आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।